स्कूल में शीतल के लिए दिन थोड़ा अलग था। प्रिंसिपल व्यास ने जब उसे और करण को पिकनिक की जिम्मेदारी सौंपी तो शीतल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। पिकनिक किशनगढ़ में थी और समय शनिवार का। स्टाफ रूम में लौटकर करण ने जब उसे देखा तो पूछा, मैम आप पिकनिक जाने को लेकर इतनी परेशान क्यों है? शीतल ने धीरे से कहा, पहले बात अलग थी करण जी, लेकिन अब घर पर कैसे बात करूंगी? शादीशुदा होने के बाद घर की जिम्मेदारियां बदल जाती है। करण ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, मैम अब राज से बात कीजिए, आपके ससुराल वाले बहुत सपोर्टिव है, वो आपको मना नहीं करेंगे। करण की इस बात ने शीतल को आश्वस्त किया। उसे याद आया कि राज हमेशा कहता है कि वो उसकी हर खुशी में उसके साथ है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो शाम को घर जाकर राज से इस बारे में बात करेगी। मित्तल मेंशन और अग्रवाल मेंशन में दिन ढलने को था। सेजल अभी भी गहरी नींद में थी और दीवानजी द्वारा लाई गई दवाइयां अपना असर दिखा रही थी। कृष्णा जी ने लिस्ट पूरी करते हुए सोचा कि शादी की तैयारियों के बीच बच्चों की सेहत का ख्याल रखना कितना जरूरी है। देव और राज ने अपना काम निपटा लिया था। देव के मन में अभी सेजल की वो पहली सुबह याद थी जब वो दर्द में थी, लेकिन अब उसे यकीन था कि वो सुरक्षित हाथों में है। किशनगढ़ की सड़कों पर दौड़ती गाड़ी के साथ दोनों परिवारों की खुशियां और चिंताएं एक दूसरे से गूंथी हुई थी। शाम के धुंधल में देव ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, शादी और जिम्मेदारी का ये सफर वास्तव में बहुत खूबसूरत है, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। गाड़ी तेजी से घर की ओर बढ़ रही थी और देव का मन घर पहुंचने के लिए मचल रहा था। उसे बस सेजल को अपनी आंखों के सामने देखना था ताकि उसका दिल पूरी तरह से तसल्ली पा सके। राज ने मजाक में कहा, घर पहुंचते ही देख लेना मजनू, वो कहीं भाग नहीं रही है। देव मुस्कुराया और खामोशी के साथ किशनगढ़ की यादें अपने साथ लिए दोनों घर की ओर निकल पड़े। दिन भर की भागदौड़ के बाद शर्मा कंस्ट्रक्शन में हुई सफल मीटिंग ने सभी के चेहरों पर एक संतुष्टि की लकीर छोड़ दी थी। 15 मार्च की तारीख फाइनल हो चुकी थी। शाम को जब रोशनी और विनोद अपनी मां रूही के साथ घर पहुंचे तो फिजा में एक अलग ही उत्साह था। घर का वातावरण खुशियों से लबरेज था क्योंकि आज शाम मित्तल हाउस में एक अनौपचारिक गेट टुगेदर का आयोजन किया गया था। शर्मा विला में चहल पहल थी। रूही ने अंजलि को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अंजू बेटा आज शाम सब मित्तल हाउस जा रहे हैं, तुम और विनोद साथ ही जाना। आज शाम बहुत खास है, पहली बार हम परिवार के तौर पर औपचारिक रूप से साथ बैठेंगे। अंजलि ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। दूसरी ओर मित्तल हाउस में कृष्णा जी और मीना जी डिनर की तैयारियों में जुटी थी। दोपहर में देव और राज जब थाने से वापस लौटे तो वे काफी थक चुके थे। देव का पहला सवाल हमेशा की तरह सेजल के बारे में ही था। देव ने किचन में जाकर कृष्णा को देखा और पूछा, मम्मा सेजल कैसी है? क्या उसने दवा ली और कुछ खाया? कृष्णा ने अपना काम थामते हुए देव को आश्वस्त किया, देव तू चिंता मत कर, तेरी सेजल बिल्कुल ठीक है, वो दोपहर में सो गई थी, मैंने उसे अभी चाय दी है, वो अब तैयार हो रही है, तू खुद जाकर देख ले। देव के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। वो सीधा अपने कमरे की ओर भागा। कमरे में सेजल आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। देव को देखते ही वो मुस्कुराई, देव आप आ गए, आप काफी थके हुए लग रहे हैं। देव उसके करीब गया, उसके चेहरे को अपने हथेलियों में लिया और नरम स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ सेज, बस तुम्हें देखकर थकान मिट गई। मुझे लगा था कि आज तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, पर मम्मा ने सब संभाल लिया। आई एम रियली सॉरी सेज, कल रात की उस जल्दबाजी के लिए। सेजल ने अपनी उंगली देव के होठों पर रखते हुए कहा, देव अब इस बात को छोड़िए, हम दोनों ही जज्बातों में बह गए थे। मम्मा ने मुझे डॉक्टर देसाई से बात करवाई है, उन्होंने कुछ दवाइयां दी और कहा है कि मैं जल्दी ही पूरी तरह फिट हो जाऊंगी। अब आप मुस्कुराइए। तभी दरवाजे पर राज ने दस्तक दी, मजनू भाई बाहर आ जाओ, बाकी सब पहुंचने वाले हैं, शीतल और कुशा भी आ रही है। देव ने सेजल का हाथ थामा और बोले, चलो आज की शाम यादगार होनी चाहिए। मित्तल हाउस का हॉल दीपों और फूलों की खुशबू से महक उठा था। दीवान जी, अनिकेत जी और विजयकांत जी सोफे पर बैठे पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। उसी समय विनोद और अंजलि का प्रवेश हुआ। विनोद आज काफी खुश दिख रहा था। उसने आते ही सबको अभिवादन किया। विजयकांत ने विनोद को देखते हुए कहा, विनोद बेटा आज शाम सब लोग साथ हैं, तो क्यों ना हम शादी की तैयारियों को लेकर एक फाइनल चर्चा कर ले। विनोद ने मुस्कुराते हुए अपनी मां की ओर देखा और बोला, डैड शादी की डेट्स पक्की है, अब बस रस्मों का सिलसिला शुरू करना है। मैं चाहता हूँ कि सगाई की रस्म मित्तल हाउस में हो, क्योंकि यही से हमें वो खुशी मिली है। कृष्णा जी ने उत्साह के साथ कहा, बिल्कुल सगाई तो यही होगी। शीतल तुम और मीना मिलकर सजावट का जिम्मा संभालो, और सेजल तुम तो बस आराम करो, आज तुम्हें कुछ नहीं करना। शीतल ने खिलखिलाते हुए कहा, मम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं और मीना जी सब संभाल लेंगे। वैसे भी सगाई के लिए मुझे काफी शॉपिंग भी करनी है। उसी समय देव और सेजल नीचे आए। सेजल को थोड़ा संभल कर चलते देख निशांत और रोशनी ने उनका स्वागत किया। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, सेजल भाभी अब आप कैसी है? आप बहुत किस्मत वाली है, इतना सब होने के बाद भी आप चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान रखती है। सेजल ने विनम्रता से जवाब दिया, धन्यवाद निशांत, आप सबकी चिंता नहीं मुझे जल्दी रिकवर करने में मदद की है। पूरा घर हंसी ठिठोली से गूंज रहा था। देव, राज, विनोद और निशांत एक तरफ बैठकर काम और आने वाले फ्यूचर प्लान्स पर चर्चा कर रहे थे। दूसरी तरफ रूही, कृष्णा, अंजलि और रोशनी गहनों और शादी के कपड़ों की लिस्ट पर बात कर रहे थे। रूही ने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, अंजू मैंने सगाई के लिए डायमंड सेट्स की बात की है, तुम एक बार देख लेना कि तुम्हें क्या पसंद है, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें ही वो सब संभालना है। अंजलि ने शर्माते हुए कहा, मॉम आप जो चुनेंगी वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। रात का खाना परोसा गया। मीना और राजू ने लाजवाब भोजन तैयार किया था। डाइनिंग टेबल पर चारों तरफ खुशियों का माहौल था। दीवान जी ने अपना ग्लास उठाते हुए कहा, आज के दिन को मैं हमेशा याद रखूंगा। हमारे बच्चे अब नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, भगवान करे इनकी खुशियां हमेशा बनी रहे। सब ने एक सुर में कहा, आमीन। खाने के बाद देव और सेजल बालकनी में खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। देव ने सेजल के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, सेज आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे घर में सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, बस तुम हमेशा मेरे साथ मुस्कुराती रहना। सेजल ने अपना सिर देव के कंधे पर टिका दिया और कहा, देव आप मेरे साथ हैं, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कल रात की उस छोटी सी बात ने मुझे सिखा दिया है कि परिवार और प्यार का मूल क्या होता है। उसी समय विनोद और अंजलि भी पास ही खड़े थे। विनोद ने मजाक में कहा, क्या बात है, यहाँ भी रोमांस चल रहा है? भाई थोड़ा बाहर का भी ध्यान रखो। सब ठहाके मारकर हंस रहे थे। रात के 11 बज रहे थे, लेकिन किसी का भी जाने का मन नहीं था। शादियों की उन तैयारियों के बीच ये वो अनमोल पल थे जो इन परिवारों को एक सूत्र में पिरो रहे थे। मित्तल हाउस के उस आंगन में प्यार, सम्मान और आने वाले सुनहरे कल की उम्मीदें साफ झलक रही थी। जब शर्मा परिवार विदा लेने लगा तो विजयकांत ने अनिकेत जी से कहा, अनिकेत जी हमारे बच्चों ने तो हमें एक कर दिया है, अब तो बस शादी का इंतजार है। अनिकेत जी ने गले मिलते हुए कहा, बिल्कुल विजय, अब से हम अलग नहीं बल्कि एक ही परिवार है।
सबने एक दूसरे को गुड नाइट कहा। देव ने सेजल को कमरे तक पहुंचाया। आज का दिन थका देने वाला था, लेकिन संतोष से भरा हुआ था। मित्तल और शर्मा परिवार का ये मिलन सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि दो दिलों की खुशियों की गूंज थी, जो अब हमेशा के लिए आपस में जुड़ने जा रहे थे। देव ने खिड़की के बाहर देखा, जहां चांद अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था, मानो वो भी इस नए सफर को अपना आशीर्वाद दे रहा हो। शाम के 4 बज रहे थे। सरला जी ने अपने हाथों से चाय तैयार की। अपनी माँ और अनिकेत जी को चाय देकर वे लॉन में बैठी और शीतल को फोन मिलाया। फोन की रिंग से शीतल एकदम हड़बड़ाकर उठी और बिना देखे फोन उठाया। हेलो। सरला की शांत आवाज दूसरी तरफ से आई। शीतल, 5 मिनट में फ्रेश होकर सीधे लॉन में आओ। शीतल ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? सरला ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, पहले नीचे आओ, फिर आराम से बात करना। शीतल ने फोन रखा और तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। ओह नो, 4 बज चुके थे और उसे 4:30 बजे ड्राइविंग क्लास के लिए जाना था। पहले दिन देर हो गई तो ऐसे भी राज साहब उसकी क्लास लगा देंगे। वो हड़बड़ी में तैयार हुई और लॉन की तरफ भागी। लॉन में बैठे अनिकेत नानी से बोले, सरला का प्यार जताने का तरीका भी अजीब है। वो बच्ची तो डरी गई होगी। आप ही अपने बेटी को समझाइए, ये तो मेरी सुनती नहीं। मेरी दोनों बहुएं कितनी अच्छी है, पर सरला उनके सामने प्यार जाहिर ही नहीं करती। सरला ने चाय का कप उठाते हुए जवाब दिया, मुझे पता है मेरी बहुएं कैसी है। राज कम है जो आप भी शुरू हो गए। मैं माँ हूँ, मुझे पता है कि अपनी बहुओं को कैसे ट्रीट करना है। माना सख्ती करती हूँ, पर मेरी बहुएं मुझे मेरी बेटी राघु से भी ज्यादा प्यारी है। आप हमारे सास बहू के बीच में मत बोला कीजिए। तभी शीतल वहां पहुंची। जी माँ कहिए। सरला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पहले बैठो और चाय पियो, ठंडी हो रही है। शीतल हैरानी से बोली, माँ आपने इतनी तकलीफ क्यों की? शायद मेरा अलार्म नहीं बजा, मैं लेट हो गई। सरला ने नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा तुमसे? चाय पियो पहले। चाय पीकर जैसे शीतल ट्रे उठाने लगी, सरला ने उसे रोक लिया। शीतल, 2 मिनट रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। शीतल ने अनिकेत की तरफ देखा, जिन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। सरला ने गंभीर होकर कहा, शीतल, आज से तुम ड्राइविंग सीख रही हो। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम तुम्हारे लिए ड्राइवर रख सकते थे, लेकिन मुझे तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। राज तुम्हारे करियर को लेकर बहुत पॉसेसिव है, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसकी उम्मीदों पर खरी उतरो। नीलिमा की तरह अपने पति, नौकरी और ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओ। आज के बाद मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी, ये तुम्हारा घर है। कभी कोई परेशानी हो तो बिना झिझक हमसे कहना। मन में मत घुटना, बुरा मत मानना बेटा, ये लेक्चर नहीं है, बस एक माँ की सीख है। सरला की बातों ने शीतल के दिल को छू लिया। उसकी आंखों से आंसू छलकाए। सरला ने नाराजगी का नाटक करते हुए कहा, राज सही गुस्सा करता है तुम पर, ऐसा क्या कह दिया जो रोने लगी? शीतल ने सरला को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, माँ ये खुशी के आंसू है। आप बिल्कुल हमारी मम्मा और भाई जैसी है। हम प्रॉमिस करते हैं कि राज और इस परिवार का मान कभी कम नहीं होने देंगे। सरला ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब जाओ, नीलिमा और कुशा को दूध दे आओ और नीलू से कहो बाहर आकर बैठे। शीतल वहां से आगे बढ़ी तो अनिकेत और नानी जोर से हंस पड़े। शीतल ने पीछे मुड़कर कहा, पापा जी, शुरू में मुझे बहुत डर लग रहा था कि माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, पर इन 20 दिनों में हम गलत साबित हो गए। लव यू माँ। थोड़ी देर बाद शीतल, कुशा और नीलिमा के साथ बाहर आई। नीलिमा काफी उदास दिख रही थी। सरला ने उसके सिर पर हाथ रखा। कैसा फील हो रहा है बेटा? नीलिमा ने दुख भरे स्वर में कहा, मम्मा वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, जो भी खाती हो सब बाहर आ जाता है। अनिकेत ने भरत को फोन कर तुरंत बुलाया। तय हुआ कि भरत और सरला नीलिमा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे और शीतल राज के आते ही कुशा के साथ मित्तल हाउस निकल जाएगी। इधर नीलिमा अपने कमरे में तैयार होने गई। भरत अंदर आया और उसे बाहों में उठाकर बेड पर बैठा दिया। उसने चिंतित होकर पूछा, नीलू क्यों इतना परेशान हो रही हो? 3 दिन से तुम इतनी तकलीफ में हो और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नीलिमा ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, चुप रहिए ना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? भरत ने गुस्से में कहा, अगर यही हाल रहा तो मैं डॉक्टर से साफ बात करूंगा। तुम मेरी बात नहीं मानती। अगर राज शीतल को कुछ कहता तो वो चुपचाप मान लेती। तुम जिद्दी हो। नीलिमा मुस्कुराई, जानती हो आप मेरे कूल हस्बैंड हो, एरोगेंट देवर जी नहीं जो शीतल को अपनी बात मनवा लेते हैं। आप परेशान मत होइए, मुझे पता है कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी है। भरत ने उसे पतले बॉर्डर वाली एक फ्लोरल साड़ी निकाल कर दी। जब नीलिमा साड़ी पहनने लगी तो भरत पीछे खड़ा हो गया। वो गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नीलिमा की परवाह थी। उसने बड़े प्यार से उसकी साड़ी की प्लेट्स बनाई और बाल संवारे। नीलिमा ने हंसी मजाक में उसे लिपस्टिक लगाने को कहा तो भरत घूर कर उसे देखने लगा। नीलिमा को खिलखिलाता देख भरत का सारा गुस्सा काफूर हो गया। उसने नीलिमा को गले लगा लिया। लव यू नीलू, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? अपनी तकलीफ छुपाकर भी तुम बस मम्मा की खुशी का सोचती हो। दरवाजे के पास खड़ी सरला ने ये सब सुन लिया। वो मुस्कुराई और बिना किसी को पता चले चुपचाप हॉल में आकर बैठ गई। उसे आज समझ आ गया था कि उसके बेटे और बहू एक दूसरे को कितना समझते हैं। तभी अनिकेत और शीतल वहां पहुंचे। शीतल ने अपनी ड्राइविंग क्लास का अनुभव साझा किया। कुशा ने चहकते हुए कहा, दादी मेरी चाची सुपर वुमन है, एक बार में ही उन्होंने सारे फंक्शन सीख लिए। अनिकेत ने गर्व से कहा, हाँ सरला, तुम्हारी बहू ने जिस तरह आज स्टीयरिंग संभाला है, यकीन मानो 1 हफ्ते में ये एक्सपर्ट हो जाएगी। भरत और नीलिमा भी बाहर आए। भरत ने शीतल से ड्राइविंग के बारे में पूछा। शीतल ने कहा, भैया शुरू में डर लगा, पर पापा जी और कुशा ने सपोर्ट किया तो काफी अच्छा रहा। अंत में सरला और भरत नीलिमा को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकले। जाते जाते अनिकेत ने निर्देश दिया, भरत गाड़ी धीरे चलाना और नीलू को आगे बिठाना। सरला ने अनिकेत और नीलिमा को देखकर एक निश्चिंत मुस्कान दी। घर का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था, गहराई से जुड़ा हुआ और प्यार से भरा। मित्तल और शर्मा परिवार का ये बंधन अब हर छोटी बड़ी मुश्किल को हंसी खुशी झेलने के लिए तैयार था। शीतल ने अपनी ड्राइविंग सीख कर एक नई आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया था, तो दूसरी तरफ भरत और नीलिमा का आपसी प्रेम उनके आने वाले कल के लिए एक मजबूत नींव का काम कर रहा था। सबने तय किया कि वो डॉक्टर से मिलकर सीधे देव के घर डिनर पर पहुंचेंगे। अनिकेत भी थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी से निकल गए थे। घर में एक अजीब सी शांति और सुकून पसरा था। शीतल ने नानी माँ के लिए चावल और मूंग दाल के तड़के वाली खिचड़ी बना दी थी। वो टेबल पर बैठी कुशा का होमवर्क करा रही थी और खुद भी अपने नोट्स पढ़ रही थी, जो राज ने उसे नेट से निकाल कर दिए थे। नानी माँ मंदिर में बैठी शाम की पूजा कर रही थी। शीतल ने कुशा का होमवर्क कंप्लीट कराया, उसे रेडी किया और राज का वीडियो गेम चालू करके उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद देव राज को छोड़कर बाहर से ही निकल गया। राज जैसे सीधा अंदर आया, कुशा और शीतल को गेम खेलते देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। राज चुपचाप सोफे के पीछे जाकर खड़ा हो गया और शीतल की खुली पीठ पर अपनी उंगलियों से हल्की हल्की हरकत करने लगा। शीतल ने राज के स्पर्श को महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, कब से वेट कर रहे थे आपका?
आप डॉल के पास बैठिए, हम पानी लाते हैं। इतना कहकर उसने पीछे मुड़कर राज को देखा और उसका हाथ थाम लिया। कुशा ने राज को देखकर कहा, वाह चाची, आपने तो बिना देखे हैंडसम को पहचान लिया। चाचू आइए हमारे पास। राज ने एक नजर शीतल को देखा और कुशा को गोद में लेकर बैठ गया। शीतल जल्दी से राज के लिए पानी लेकर आई और प्यार से पूछा, चाय बनाई या कॉफी? राज ने पानी का ग्लास पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं सोना, अभी देव के साथ कॉफी पीकर आया हूँ, बाकी सब कहाँ है? शीतल ने राज को सारी बातें विस्तार से बता दी। राज ने अपना मोबाइल उठाया और बोला, कुशा आप तो रेडी हो ना? मैं और चाची रेडी होकर आते हैं, फिर देव चाचू के पास चलते हैं। कुशा ने राज के गाल पर किस करते हुए कहा, ओके हैंडसम, जल्दी आइए। राज ने पानी पीकर शीतल को रूम में आने का इशारा किया और भरत को कॉल लगाया। भरत ने फोन उठाते ही कहा, राज तुझसे बाद में बात करूंगा, अभी डॉक्टर के कैबिन में जा रहा हूँ। राज ने जवाब दिया, ओके भाई, नो प्रॉब्लम। उसने फोन रखा और शीतल को साथ लिए अपने रूम में आया। अंदर आते ही उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। शीतल जल्दी से बोली, राज पहले चेंज तो कर लेते, आपका बेल्ट और स्टार हमें चुभे। वो एकदम से चुप हो गई। राज ने शीतल को अपने से अलग किया, उसे कमर से पकड़कर अपने से सटाया और उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, कहाँ कहाँ चुभ रहा है सोना, बताओ मुझे, अभी तुम्हारे सारे दर्द ठीक करता हूँ। शीतल ने राज की गिरफ्त में कसमसाते हुए कहा, आपने कल ही प्रॉमिस किया है राज। राज ने बात काटते हुए कहा, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, बातों को मत घुमाओ, सही बताओ अब शायद यहाँ। इतना कहकर उसने शीतल की कमर पर उंगली चलाई। स्टार शायद यहाँ चुभा शोना। वो उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके और करीब हुआ और उसके कान के पास जाकर कशिश भरी आवाज में बोला, शोना सिर्फ अभी इसी से काम चला लो, बाकी के तुम्हारे सारे दर्द फेरे खाते ही दूर कर दूंगा। इतना कहकर उसने एक बार फिर उसके ईयर लॉक पर अपने होठ रख दिए। राज के स्पर्श और उसकी खुशबू से शीतल की भी आंखें बंद होने लगी। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे खड़े थे कि तभी कुशा ने दरवाजा खोला। अंदर आते हुए उसने अपनी आंखें मटकाकर कहा, ये क्या हैंडसम, आप दोनों अभी तक रेडी नहीं हुए? कुशा की आवाज सुनकर राज ने जल्दी से शीतल को अपने से अलग किया। 5 मिनट में कौन रेडी होता है प्रिंसेस, और आप नानी दादी को अकेले छोड़कर ऊपर क्यों आ गए? कुशा ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, हैंडसम हमें उन्होंने ही भेजा है, वो आपको और चाची को नीचे बुला रही है। शीतल ने कुशा का हाथ पकड़ा, चलिए पहले नानी माँ को। राज ने बीच में ही बात रोकी, 1 मिनट प्रिंसेस, आप जाकर नीचे नानी दादी को बोलो कि चाचा चाची रेडी हो रहे हैं, बस 5 मिनट में आते हैं। कुशा ने आंखें मटकाकर कहा, हैंडसम चाची को गले लगाकर मत खड़े रहना, जल्दी से रेडी होकर नीचे आइए। इतना बोलकर वो दौड़ते हुए नीचे चली गई। कुशा की बात से दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। राज ने शीतल को देखकर कहा, शोना जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाकर आता हूँ, फिर रेडी होकर ही नीचे जाएंगे। राज अपना टॉवेल उठाकर सीधा वॉशरूम में चला गया। दोनों शादी के बाद पहली बार सेजल के ससुराल जा रहे थे। शीतल ने राज और अपने दोनों के लिए मैचिंग ड्रेस निकाली थी। उसने बॉटल ग्रीन कलर का प्योर गोल्ड वर्क का राजपूती पोशाक अपने लिए निकाला था। वही राज के लिए उसने मैचिंग की शर्ट और ब्लैक ट्राउजर निकाली थी। उसने राज के कपड़े काउच पर रखे और खुद जल्दी से रेडी होने लगी। ड्रेस पहनकर उसने बालों का ढीला सा जूड़ा बनाया। हमेशा की तरह होठों पर लाइट शेड लिपस्टिक, छोटी सी बिंदी और मैचिंग की राजपूती चूड़ी पहनकर वो अपना आंचल सेट कर रही थी कि राज वॉशरूम से बाहर आ गया। शीतल को राजपूती पोशाक में देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। वो जल्दी से टॉवेल से अपने आप को पोंछकर वो उसके पीछे खड़ा हो गया और मदहोशी में बोला, शोना क्यों बार बार मेरा दिल धड़काती हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो ना कि मन बेचैन हो रहा है, कुछ करने की इजाजत होगी मुझे? राज ने उसकी कुर्ती को कमर से ऊपर करके उसके पेट को कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। राज की हथेलियों की गर्माहट से शीतल बुरी तरह सिहर गई। वो बेचैनी से बोली, राज प्लीज, हम लेट हो जाएंगे, अभी हम पूरे रेडी नहीं हुए हैं, नानी माँ भी वेट कर रही है। राज उसे अपने सीने से लगाकर उसके कंधे पर अपनी चिन रखकर बोला, अभी और तैयार होना बाकी है शोना। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, वो पोशाक के अकॉर्डिंग ज्वेलरी पहनी है, शादी के बाद पहली बार दी के ससुराल जा रहे हैं तो अच्छे से तैयार होना चाहते हैं। राज मुस्कुराते हुए बोला, ओके जाओ अच्छे से सारी ज्वेलरी पहनो, मैं 5 मिनट में रेडी होता हूँ। इतना कहकर उसने उसके गालों को चूमा और शीतल को छोड़ दिया। शीतल ने जल्दी से गले में सरला का दिया गोल्ड का चोकर सेट और उसके मैचिंग इयरिंग्स पहने। फिर उसने अपने सिर पर रखड़ी पहनी, लेकिन वो उससे सही से नहीं पहनी जा रही थी। राज काउच पर बैठा शीतल को उलझते देख रहा था। वो खड़ा होकर उसके सामने आया और बोला, छोड़ो शोना, मुझे दो, मैं पहना देता हूँ। शीतल हैरानी से बोली, आप मतलब आपको ये सब पहनाना? राज उसे गहरी नजरों से देखकर शरारत से बोला, शोना जब सब उतारना जानता हूँ तो पहना भी तो सकता हूँ मैं। राज की बातों के अंदाज से ही शीतल का दिल धड़क उठा। उसने अपनी नजरें नीचे की और राज के हाथ में रखड़ी दे दी। राज ने उसे अपनी गहरी नजरों से देखकर बैठने का इशारा किया। शीतल के बैठते ही राज ने उसे अपने हाथों से रखड़ी पहनाई और शीतल को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, शोना देख लो। शीतल ने मिरर में अपने आप को देखा और राज के सीने से लग गई। राज ने उसका माथा चूमा, बहुत प्यारी लग रही हो, चलो आओ। दोनों नीचे आए। नानी कुशा को लेकर सोफे पर बैठी हुई थी। जैसे ही उनकी नजर सीढ़ियों से उतरते हमारे राजसी पर पड़ी, वो झट से कुशा को सोफे पर बिठाकर किचन से लाल मिर्च लेकर आई और दोनों के सामने आकर खड़े होकर उनके ऊपर से 7 बार फिराकर उनकी नजर उतारी। फिर दोनों को गले लगाकर बोली, मेरे दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, अब किसी की नजर नहीं लगेगी तुम्हें। राज और शीतल ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। नानी ने कहा, राज बेटा, दामाद जी का फोन आया था, राघु और अर्जुन जी सब पहुंच गए हैं, तुम्हें जल्दी आने का बोला है। राज शांत स्वर में बोला, बस नानी माँ निकल रहे हैं, आप अकेले? शीतल ने प्यार से कहा, नानी माँ आप भी चलिए ना हमारे साथ। नानी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा तुम दोनों जाओ, मैं गेट बंद करके यही हॉल में बैठूंगी। वैसे भी भरत नीलू बहू को लेकर जल्दी आएगा, मेरी चिंता मत करो और टाइम से निकलो। राज कुशा को गोद में लेकर बोला, ठीक है नानी माँ, अपना ध्यान रखना, और शीतल को लेकर निकल गया। दूसरी तरफ मित्तल हाउस में राजू, रमेश और नीमा ने मिलकर डिनर की पूरी तैयारी कर ली थी। दीवान जी ने मीठे में मालपुए व गुलाब जामुन अजमेर की फेमस शॉप आजाद स्वीट से मंगवा लिए थे। बाकी का डिनर रेडी था। अंजू रूही के साथ शर्मा हाउस चली गई थी, वहीं से वो विनोद और रोशनी के साथ आने वाली थी। इधर देव घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में गया। सेजल सूट पहने ड्रेसिंग के आगे बैठी अपने बालों की चोटी बना रही थी। देव जल्दी से रूम में आया और उसके पास नीचे बैठकर अधीरता से बोला, सेज आई एम रियली सॉरी। सेजल भावुक होकर बोली, आप कल से कितनी बार हमें सॉरी कह चुके हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? हम अब बिल्कुल ठीक है, आप उठिए और रेडी हो जाइए, राघुदी और जीजू पहुंचने वाले हैं। देव ने उसका चेहरा अपने हथेलियों में भरकर पूछा, जान
आप मेरा दिल रखने के लिए तो अपना दर्द नहीं छुपा रही ना? पक्का आप? सेजल ने देव के हाथों को पकड़कर कहा, हम सच में कल से बेहतर स्थिति में हैं। आप परेशान मत होइए, आप चेंज करिए फिर नीचे चलते हैं। दोपहर से ही हम अपने रूम में हैं। मम्मा ने चाय भी रूम में हमारे साथ ही पी थी। हमें अच्छा नहीं लग रहा। मम्मा और बड़ी मम्मा ने अकेले सब। देव ने उसके माथे को चूमा। आपकी सासू माँ को आपकी सेहत की बहुत चिंता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। मम्मा ने सब कर लिया। मैं सबसे मिलकर ही आपके पास आया हूँ। बस 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने नीलिमा को चेक करने के बाद नर्स से बोलकर भरत और सरला को बुलाया। नीलिमा ने डॉक्टर देसाई के चेहरे को देखकर पूछा, आंटी क्या हुआ? आपके चेहरे पर परेशानी क्यों है? डॉक्टर देसाई ने हल्की मुस्कान लेकर कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम आराम से उठो और यहाँ आकर मेरे पास बैठो। इतने में ही भरत और सरला दोनों अंदर आए। डॉक्टर ने दोनों को बैठने का इशारा किया। सरला शांत होकर बोली, सब ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर देसाई ने कहा, मिसेज अग्रवाल, झूठ नहीं बोलूंगी। नीलू की पहली डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन के कारण इसका यूट्रस पहले से ही वीक है। ऊपर से बार बार वॉमिट से इसके पेट पर खिंचाव पड़ रहा है। उससे बच्चे को भी खतरा हो रहा है। दूसरी बात, नीलू को हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहे हैं। प्रोटेस्टेरोन हार्मोन जो बच्चे का सुरक्षा कवच है, उसकी मात्रा शरीर में बहुत कम होती जा रही है। हालांकि अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने अपनी तरफ से मेडिसिन लिख दी है। आप टाइम से इसे दीजिए। इंप्रूव होना होगा तो तुरंत फायदा होगा। वॉमिट बंद हो जाएगी, वरना बेबी की ग्रोथ नहीं होगी और अपने आप शायद मिसकैरेज की संभावना बन जाए। डॉक्टर की बात सुनकर नीलिमा का चेहरा पसीने से भर गया। भरत ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए उसे बाहों में भर लिया। सरला ने नीलिमा को देखकर कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है नीलू, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। हमारे पास हमारी प्रिंसेस तो है ना, बस तुम खुश रहो और अपना ध्यान रखो। डॉक्टर देसाई बोली, नीलू बेटा, सरला जी बिल्कुल ठीक कह रही है। दवाइयां असर तभी करेंगी जब दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, नहीं तो अपनी सेहत के साथ बच्चे को भी नुकसान करोगी। बेटा, सबके बीच बैठो, हल्का फुल्का काम करो और घर में ही थोड़ा वॉक करो। भरत, इसे नाइट में गार्डन की खुली हवा में घुमाओ। इसके लिए और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होगा। भरत ने शांति से कहा, डॉक्टर मैं पूरा ध्यान रखूंगा। डॉक्टर देसाई ने आगे कहा, सरला जी, मेडिसिन से वॉमिट तो बंद हो जाएगी, लेकिन हार्मोन का बढ़ना भी जरूरी है, इसलिए इसके खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना। सरला ने नीलिमा का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर मैं आज से ही इसके खाने पीने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेती हूँ। मगर ये कहना चाहूंगी कि मेरे लिए नीलिमा की सेहत पहले है, बाकी सब बाद में। डॉक्टर देसाई बोली, जानती हो सरला जी। भरत, बाहर से मेडिसिन ले लेना। एक प्रोटीन पाउडर लिखा है, इसे सुबह शाम कंटिन्यू लेना है। सरला जी, एक वीक बाद देखते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। सरला खड़ी होकर बोली, जी डॉक्टर। डॉक्टर देसाई ने कहा, बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। नीलिमा हल्के से मुस्कुराई और सरला के साथ डॉक्टर के कैबिन से निकलकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। भरत मेडिसिन लेकर आया और गाड़ी स्टार्ट की। सरला ने नीलिमा को आगे की सीट पर बैठाया और खुद पीछे बैठकर बोली, चलो भरत। भरत ने बैक मिरर से सरला की ओर देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। सरला प्यार से बोली, नीलू बेटा चिंता मत करो, सब कुछ खुशा के कान्हा जी पर छोड़ दो। मुझे यकीन है कि वो मेरी प्रिंसेस की मुराद जरूर पूरी करेंगे। बस तुम अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दो और खुश रहने की कोशिश करो। भरत, यदि इसने अब मेरा कहा नहीं सुना तो मैं इसे डिलीवरी होने तक अपने रूम में ही शिफ्ट कर लूंगी, फिर देखती हूँ ये कैसे खुश नहीं रहती। नीलिमा पीछे मुड़कर मुस्कुराती हुई बोली, मम्मा प्रॉमिस करते हैं आज अभी से अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे और अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखेंगे। सरला ने उसके आगे हाथ किया, प्रॉमिस? नीलिमा ने अपना हाथ देकर कहा, प्रॉमिस मम्मा। उन दोनों को देखकर भरत के चेहरे पर स्माइल आ गई। थोड़ी देर में ही वो तीनों दीवान जी के घर पहुंच गए। अर्जुन और रागिनी पहले ही इवेंट टीम के साथ वहां बैठे थे। उनके साथ ही दीवान जी, देव, निशांत, कृष्णा, सेजल, मनोहर सभी हॉल में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। भरत, नीलिमा और सरला के अंदर आते ही सब एक दूसरे से मिले। कृष्णा ने नीलिमा को अपने पास बिठा लिया। सरला मीना के पास बैठकर बोली, देव, राज, शीतल अभी तक नहीं आए? देव मुस्कुराते हुए बोला, आंटी बस पहुंचने वाले हैं। इतने में ही बाहर राज की गाड़ी का हॉर्न सुनकर सेजल जल्दी से खड़ी होकर बाहर की ओर जाने लगी। देव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सेज आराम से। देव के बोलते ही सरला ने कृष्णा और मीना को देखकर पूछा, भाभी गुड न्यूज है क्या? कृष्णा धीरे से बोली, नहीं भाभी, वो कल रात से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। इतने में ही राज और शीतल अंदर आए। कृष्णा ने दोनों को देखकर कहा, राज, शीतल वहीं रुक जाओ। सेजल ने मीमा को इशारा किया। वो जल्दी से सजी हुई आरती का थाल लेकर आई और कृष्णा को दिया। कृष्णा, मीना, सेजल तीनों दरवाजे पर आई। दीवान जी मुस्कुराते हुए बोले, राज बेटा, पहली बार बहू को लेकर उसके दूसरे ससुराल आए हो। मेरी बहू का बिना स्वागत किए तो गृह प्रवेश नहीं होगा ना? दीवान जी के बोलते ही राज और शीतल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सेजल शीतल को उस रूप में देखकर खुश होते हुए बोली, देखिए मम्मा, शीतू कितनी प्यारी लग रही है। कृष्णा ने शरारत से कहा, मेरे राज के हर दिन के प्यार से निखर रही है तुम्हारी बहन। कृष्णा की बात सुनकर शीतल के गालों की लालिमा और सुर्ख हो गई। राज ने उसका हाथ हल्के से दबा दिया। कृष्णा ने दोनों का तिलक करके आरती उतारी। मीना ने दोनों की नजर उतारी और हमारे देवेल ने अपने सबसे चहते राजसी का मुंह मीठा कराया। दीवान जी ने शीतल के हाथ में एक बॉक्स देकर कहा, मित्तल हाउस की मेरी एक और ग्रह लक्ष्मी का स्वागत है। ये लो बेटा तुम्हारा शगुन। शीतल ने दीवान जी के पैर छूकर कहा, अंकल बस आपका आशीर्वाद और प्यार बार बार चाहिए, ये गिफ्ट नहीं। दीवान जी ने दोनों को गले लगाकर कहा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा मेरे बच्चों के साथ है। वो भावुक होते हुए बोले, अनी बस 10 दिन और यार, फिर हमारी चारों बेटे बहू और हमारे दोनों बेटी दामाद हमारे पास होंगे। हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और बच्चों की नई पीढ़ी की शुरुआत। दीवान जी को पहली बार भावुक देखकर चारों बेटे उनके गले लग गए। वही रागिनी भी दौड़कर अनिकेत और दीवान जी के गले लग गई। सेजल मुंह बनाकर बोली, आप सबका मेल मिलाप हो गया हो तो साइड हटिए, क्योंकि लाइन में अभी पापा की दोनों प्यारी प्यारी बेटियां भी खड़ी है। हमें भी अपने पापा के गले लगना है। सेजल की बात सुनकर सब मुस्कुरा उठे और एक साइड हट गए। दीवान जी और अनिकेत ने अपनी बाहें खोली और तीनों को गले लगा लिया। इतने में ही अंजू रोशनी का हाथ पकड़कर बोली, चाचू अंकल वेट, अभी आपकी एक बेटी और बहू बाकी है। अंजू रोशनी को लेकर दीवान जी के पास आ गई। रोशनी सबको देखकर थोड़ी असहज हो रही थी। दीवान जी ने रोशनी को अपने पास आने का इशारा किया। रोशनी चुपचाप जाकर दीवान जी के गले लग गई। भरत की गोद में चढ़ी हुई कुशा सबको देखकर मुंह फुलाकर बोली, दादू दिस इज नॉट फेयर। दोनों दादू आज से हम आपसे कट्टी है। आप यूं ही हमें प्रिंसेस कहते हो, आपने तो हमें गले भी नहीं लगाया। दीवान जी कुशा की भूली बातों से मुस्कुरा उठे और उसे अपनी गोद में लेकर बोले,
वो इसलिए प्रिंसेस क्योंकि आप सबसे अलग हो। मैं सबसे बाद में अपनी राजकुमारी को ढेर सारा प्यार करूंगा, क्यों अनी? अनिकेत ने खुशा के गाल खींचकर कहा, बिल्कुल प्रिंसेस, तुम तो दोनों घरों की शान हो बच्चे, इसलिए तुम्हें स्पेशल प्यार मिलना चाहिए ना। चलो अब अंदर आओ। दीवान जी सोफे पर बैठते हुए शांत लहजे में बोले, राज, निशु, विनोद जी, आप तीनों अपनी अपनी शोना, रोशु और एंग्री बर्ड के साथ मेरे पास आकर बैठिए। बाकी के पुराने तीनों जोड़ी अनी के साइड बैठो। मेरी दोनों भाभी और धर्मपत्नियां भाई साहब के पास। मीना, राजू, रमेश, तुम तीनों भी यहाँ जाओ। और हम सबकी लाडली, हमारी जान प्रिंसेस, आज आप अपने दीनू दादू के गोद में बैठोगी। इतना कहकर उन्होंने कुशा को अपनी गोद में बैठा लिया। इवेंट प्लानर के हेड अपनी टीम के साथ खड़े होकर दोनों परिवारों का आपसी प्रेम, सम्मान व अपनापन देख रहे थे। सबके बैठने के बाद टीम की हेड सानिया ने सभी को मंडप के वीडियो दिखाए। राज ने दीवान जी को देखकर कहा, अंकल एक बात कहें आपसे। दीवान जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बरखुदार, कहिए। राज ने शांत स्वर में कहा, अंकल पापा, ये आप सभी को डिसाइड करना था, जिससे हमारे लिए एक अच्छा सरप्राइज होता। अंजू और निशांत एकदम से खड़े होकर बोले, हाँ पापा, राज भाई सही कह रहे हैं, आप सब मिलकर डिसाइड कीजिए और फाइनल कर लीजिए, हम सब टेरेस पर जा रहे हैं। अनिकेत मुस्कुराकर बोले, अरे ये तो तुम तीनों की राय है, जरा अपने अपने पार्टनर से भी पूछ लो। राज जल्दी से बोला, पापा शोना भी यही चाहती है। दीवान जी शरारत से पूछे, निशु तुम्हारी रोशु? रोशनी एकदम से असहज होकर बोली, पापा हम भी निशु के साथ है। विनोद जल्दी से बोला, अंकल आई थिंक राज सही कह रहे हैं, आप सभी डिसाइड करिए। इतना कहकर तीनों जोड़े ऊपर टेरेस पर चले गए। उनके जाते ही देव, अर्जुन, भरत, नीलिमा, सेजल सभी मिलकर इवेंट प्लानर को सब कुछ अच्छे से बता देते हैं। इवेंट हेड ने कहा, अर्जुन सर प्लीज आप संडे को फाइनल प्रोग्राम की लिस्ट और टाइम बता दीजिए, क्योंकि हमें फ्रेश फ्लावर का ऑर्डर देना पड़ेगा। हल्दी में पहनने के लिए तीनों दुल्हन की ज्वेलरी उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग खरीदी जाएगी, तो प्लीज ड्रेस की पिक भी हमें सेंड करिएगा। मैम मेकअप आर्टिस्ट को अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारी टीम की पायल अरेंज करेंगी। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। अर्जुन जी ने कार्ड लेते हुए सेजल को देखकर कहा, सेजल इस बार नीलू भाभी को रेस्ट करने दीजिए, ये सब अब आपकी जिम्मेदारी है। सेजल ने कार्ड लेकर कहा, श्योर जीजू, इस बार भाभी के सारे काम हम खुद करेंगे। सारे फंक्शंस की थीम, डेकोरेशन, खाने का मेन्यू डिसाइड होने के बाद टीम चली गई। उसके बाद कृष्णा और रागिनी ने सभी बड़ों के लिए नीचे डिनर लगा दिया। कृष्णा ने नीलिमा और भरत को गेस्ट रूम में भेज दिया था। मीना दोनों का खाना वही ले गई थी। देव और अर्जुन ने भी सभी यंगस्टर्स का डिनर टेरेस पर लगवाने का बोला था।